हाँ जी बच्चों, तो इस लेक्चर के अंदर अपन बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आइए फटाफट से करते हैं स्टार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। आइए जल्दी से। तो सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन की करें, पढ़िए फटाफट से स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन की क्या कह रहा है पीवाईक्यू 2025 के अंदर आ रखा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन and momentum of an electron. The above statement corresponds to, अरे मुन्ना सब जानते हैं बेटा, एक एक बच्चा जानता है ये चीज किसने बोली। आओ, पर फिर भी अपन एग्जामिनर की थोड़ी सी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपन बेसिक इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, कौन कौन से रूल्स थे वो, बोहर-ब्यूरी रूल, ठीक है, जिसे N+L रूल कहते थे। उसके अलावा कौन सा था, अप्पाउ रूल, ठीक है जी। उसके अलावा कौन सा था, पॉलिक्स का रूल, ठीक है। उसके अलावा कौन सा रूल था, हंस रूल। आइए, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जितने भी रूल्स अभी मैंने गिनाए वो सभी थे रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, ये यहां पे भी दिख जाएंगे, अपन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। क्या ये ऑप्शन कट जाएगी पहली, अरे हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता था। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड किसके बारे में बोलता था, बिल्कुल भी नहीं बोलता। 9th क्लास से पढ़ते आ रही हो आप रदरफोर्ड के बारे में। तो आंसर क्या है आपका, सी। वैसे भी एक एक बच्चा जानता है, हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी ने ये चीज बताई थी कि मोमेंटम एंड पोजीशन एक समय पे नहीं बताई जा सकती। हाँ या ना बोल दो जल्दी से, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सी आ जाएगा। बिल्कुल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स से 2 मार्क्स सिक्योर हो गए आपके बहुत आराम से। आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा जी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml corresponds to या स्पेसिफाइज क्या ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, क्या ये ओरिएंटेशन बताएगा, क्या ये शेप बताएगा, क्या ये स्पिन ओरिएंटेशन बताएगा। तो बच्चा जानता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेटा जी ऑलवेज ये क्या बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन नहीं, नॉर्मल ओरिएंटेशन या स्पेशियल ओरिएंटेशन। क्या बताता है बेटा जी, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कैसी ओरिएंटेशन रही होगी ऑर्बिटल्स की। अरे याद करो, अरे मुन्ना याद कर, जब ml की वैल्यू अगर अपन बात कर लें, अगर अपने पास आ रही है -1 0 +1, तो अपन बोलते हैं 3 तरह की ओरिएंटेशन है जिन्हें अपन आगे जाके ऑर्बिटल्स का भी नाम देते हैं। दैट इज, अगर अपन यहां पे बात कर लें, ठीक है जी, तो 3 ऑर्बिटल्स यहां से निकलते थे, px py एंड pz। तो ये बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। तो ये बिल्कुल गंदी बातें हैं। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल गलत है बेटा, बिल्कुल सही बात है। शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताएगा, स्पिन ओरिएंटेशन भी अरे नहीं बताएगा मुन्ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी अपना, तो आंसर आ जाएगा बी। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, हाँ या ना बोलो, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बेहद ही खास है बेटा। तो आपने देखा 2 क्वेश्चन आपके हो गए बिल्कुल फ्री के मार्क्स, अरे 4 मार्क्स सिक्योर कर लिया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं भैया। प्रेडिक्ट दी ऑर्बिटल, ओके बहुत बढ़िया। ऑर्बिटल प्रेडिक्ट करना है हमें, क्या क्या दे रखा है देखिए जरा। n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 0। अच्छा जी, डेजिग्नेशन करनी है, ऑर्बिटल बताना है, पर ध्यान रखना यहां से तो ये एक अच्छा बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा कि सर बिल्कुल सही बात है, n का मतलब 3, तो 3 आंसर आ रहा होगा। बहुत अच्छे से मेरे को ये पल्ले पड़ रहा है एकदम अच्छे से। और l की वैल्यू 1, ओके सर, तो आपने किसी जमाने में सर बताया था मुझे कि 0 1 2 3 क्या होता था, SPDF, हाँ या ना, 0 1 2 3 SPDF। तो अगर सिंपल सी वाला l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा आना चाहिए, P आना चाहिए। आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है देख लेते हैं। अरे कैसे लिखे रखे हैं, देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन की ओर देखो, बिल्कुल अच्छी बातें नहीं कर रखी इसने। 3s काट डालो, f काट दो जी, d है काट दो जी। तो आंसर क्या आ चुका है आपका, क्या आ चुका है आपका, बी आंसर आ चुका है 3pz। पर यहां पे एक क्वेश्चन घुमाया जा सकता था, इस एग्जामिनर ने नहीं घुमाया। मैं आपको बताता हूं कैसे। लेट्स से ऑप्शन ए को मैं कर देता 3px, ठीक है जी, बाकी के ऑप्शंस को मैं सेम ही रखता। मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। यहां पे मैं px pz कर देता तो हमें ये चीज नहीं पता होती। हमें इतना तो पता होता है कि जो p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 1 है, उसके लिए 3 वैल्यूज आती हैं m की, ठीक है जी। l = 1 के लिए आंसर तो आपका आ गया ना, ठीक है। उसके अलावा मैं एडिशनल चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। यहां से बी के क्यू बता रहा हूं, भविष्य का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। आओ जरा, अगर l की वैल्यू 1 हो तो भैया ml की वैल्यू -1 0 +1 हो सकती है। पर सर
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सर मेरे को ये बताओ कि -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, +1 किसको करेगा। मतलब आपने सुना होगा किसी जमाने में कि px, py, pz ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पर सर हमें ये तो बता दो कौन सी वैल्यू m की किस वाले ऑर्बिटल को बताती है। यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है, जेईई नीट में तो आ चुका है, पीयूसीटी में आ सकता है। मुन्ना जल्दी से देख ले, आओ जरा। तो सिंपल सी चीज बताऊंगा भाई, ठीक है। पीजेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, बहुत आराम से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं पीजेड की बात करूं तो जो m की वैल्यू आती है ना वो आती है 0, बहुत बढ़िया। और px py की ±1 दोनों में से कोई भी हो सकती है, एकदम लिख लेना। बहुत ही काम की बात बता दी है यहां पे, बहुत ही काम की बात, ठीक है जी, बहुत काम की बात बता दी है। ध्यान रखना पीजेड से आ रखा है, ठीक है जी। और एक काम की बात, चलो एडिशनल मैं और बता देता हूं, यहां पे लगे हाथ बता ही देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। आइए जरा, तो अगर मैं m की वैल्यूज की बात करूं, सिमिलरली ऐसे ही d के लिए पूछ ले तो बहुत आराम से याद रखना, dz² के लिए 0 आ जाती है। क्या आ जाती है मुन्ना, जल्दी से बोल। 0 आती है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2-4 चीजें हैं, अपने दिमाग में रख लेना भैया, ये भविष्य के क्वेश्चन हैं। एंड अगर मैं बात करूं dxz, ठीक है जी, dyz की, बहुत आराम से सुनिएगा, ये आती है बेटा ±2, ठीक है जी। एंड dxy +-1, ठीक है, +-1 एंड dxy। उसके अलावा अगर मैं बात करूं dx² -y², तो इसके लिए आती है भैया +-2, या इसको आप रहने भी दे सकते हो अभी के लिए, ठीक है। dz² की कितनी आती है, 0 आती है। ये 2 पॉइंट्स हैं, अपने दिमाग में बहुत अच्छे से कर लेना। अगर एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन बना दिया तो फंसा देगा मुन्ना तेरे को, तो ये बातें ध्यान रख लेना एकदम से। ये BKQ है, ये भविष्य का क्वेश्चन है, ये फटाफट से नोट कर ले। आई होप तेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कर लिया नोट, बोल भी जल्दी से, कर लिया नोट। और जरा आगे चल देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन कर लिए तूने, 6 मार्क्स सिक्योर कर लिए तूने फ्री के, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ जल्दी से बेटा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, ओके सर, क्रोमियम सर कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं सर क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ये लो सर 24, बहुत बढ़िया सर। 24 के नियरेस्ट नोबल का सर मेरे को कैसा समझ रहे हो आप, मेरे को पता है, एकदम से अच्छे से पता है मेरे को। आर्गन 18 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी चौड़ी, ठीक है जी। उसके बाद सर 4s आता है, तो मैं ऐसे लिख के आ जाऊंगा 4s to 3d4। क्या बातें बल्ले पड़ रही हैं आपको, ठीक है जी। और एक आंसर ऐसा दिया भी होगा तो बहुत सारे बच्चे जाके क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, इसको डी को। अरे मुन्ना ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है पर होती नहीं है। इसके अपन बोल देते हैं ना एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे एक्सेप्शनल जैसा कुछ होता नहीं है, पर आओ मैं थोड़ा सा बता देता हूं। असल में इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मुन्ना, जल्दी से देख। आर्गन 18, ठीक है जी, 4s1 3d5, ये होती है इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। इसके पीछे रीजन भी है, इसे अपन बोल देते हैं एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता भैया, इसके पीछे एक कारण होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। क्या है बेटा, जल्दी से बोलने का, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इस अवस्था में नहीं रहता, इस अवस्था में रहता है। इसके कारण होते हैं, ये भी पूछना पड़ेगा ना एग्जामिनर, अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल क्यों है, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। 2 कारणों से होती है मुन्ना, 2 कारणों से। पहली चीज होती है सिमेट्री, ठीक है जी, सिमेट्री, एंड दूसरी चीज होती है भैया जी एक्सचेंज एनर्जी। ये दोनों चीजें हाई होती हैं इस केस में, हाफ फील्ड या फुली फील्ड के केस में, तभी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस शो होती हैं। ऐसे यहां पे क्रोमियम की बातें की तो आपसे कॉपर का भी पूछ सकता है भैया। अगर आपने मेरे से पढ़ा तो आपको पता होगा सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी कैसे इस कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल करती है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड को। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा तो किसी ना किसी अच्छी किताब से पढ़ लेना बेटा, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आइए जरा, आई होप ये क्वेश्चन चमक गया होगा। तो बताओ फटाफट से आंसर क्या है बेटा, क्या बच्चा अपनी मासूम सी निगाहों से ये देख पा रहा है कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे काट दो बाकियों को, क्या ही है, काटो काटो, क्या बात पल्ले पड़ी, क्या आप चमक रही है, एक एक बात चमक रही है अपने को। आइए जरा, तो 4 क्वेश्चन देख रहे हो, अरे देख रहे हो भैया, 4 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 8 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं आपके, कर लिया नोट में। आइए जरा फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा सर, डायमैग्नेटिक पता करना है सर, हमें तो पता है डायमैग्नेटिक क्या होता है, बताइए जरा जल्दी से।
डायामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? which have zero अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उन्हें बोलते हैं मुन्ना क्या? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पर क्या ये पूर्ण सत्य है? क्या ये पूर्ण सत्य है? बिल्कुल भी नहीं है ये पूर्ण सत्य, क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर जाके आपको पता चलेगा बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं होगा, पर फिर भी वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूमने लग जाएगा। पर अभी के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि सिर्फ दोस कंपाउंड्स which have zero unpaired electrons और डायामैग्नेटिक। ठीक है जी, आइए निकालेंगे कैसे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मजे लेंगे और क्या। ठीक है, इजी है बातें। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत है तो आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना होता है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, वैसे तो इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो आप। तो पहले नॉर्मल क्रोमियम की लिखा करो, जैसे सभी की नॉर्मल स्टेट में लिखो। अब ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लिखनी आपको, ऐसा नहीं लिखना कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखोगे, नॉर्मल क्रोमियम की लिखो। बताओ जरा, नॉर्मल क्रोमियम की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 24, नॉर्मल अगर मैं जिंक की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 30, आयरन की बात करूं एटॉमिक नंबर 26, मैंगनीज की बात करूं मुन्ना जल्दी से बोल 25। तो नॉर्मल स्टेट में क्या आ जाएगी इनकी कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बोलो। आर्गन 18 4s1 3d5, अभी बताया था, अभी गलती मत करना, 4s2 3d4 लिख के आ जाते हैं बच्चे, ये गलती नहीं करनी, ये पाप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए जरा आर्गन 18, अरे बहुत बढ़िया बोल दे। उसके बाद क्या करेंगे 4s2, ठीक है जी, 3d10, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आइए जरा ऐसे इसके नॉर्मल लिख, आर्गन 18, ठीक है, यहां पे क्या लिखेगा बेटा 4s2 3d6, कोई दिक्कत बता जरा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करोगे बेटा आर्गन 18 4s2 दैट इज 3d5, ये लिख लिया आपने नॉर्मल की। ठीक है जी, नॉर्मल एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। उसके बाद अब आपको किसकी लिखनी है बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लिखनी है सभी की। आइए जरा लिखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे बच्चे गलती करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सी गलती करोगे आप, पहले ही बता दूंगा। तो अब हमने लिखनी है क्रोमियम 2 पॉजिटिव की, मतलब सर हमें समझ आ रहा है कि प्लस का साइन हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? लूज हुए हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पर निकालने कहां से हैं वही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप जिंक 2 पॉजिटिव की लिखोगे, ठीक है जी, ऐसे ही आप आयरन 2 पॉजिटिव की लिखोगे भैया, ऐसे ही आप मैंगनीज 2 पॉजिटिव की लिख के खुशियां मना लोगे। आइए जरा मैं बता देता हूं कैसे खुशियां मनाई जाएंगी, बहुत आराम से सुनना। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, ओ ओके सर क्रोमियम 2 पॉजिटिव सर, बहुत बढ़िया सर, मैं जिंक की लिख के दिखाता हूं आपको। अच्छा सर, ओके सर। तो सर देखो सिंपल सी बात है, कोई लंबी थोड़ी बात है नहीं। अच्छा, इसके जिंक के अंदर सर मैं ऐसा लिख दूंगा, ये देखो सर आर्गन 18 सर, ठीक है सर, 4s2 सर, ठीक है सर, उसके बाद 3d8 सर। अच्छा जी, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इस केस में कैसे लिख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे आप में से, आर्गन 18 ओके, 4s1 ओके, 3d में से सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मुन्ना तूने ऐसा कर दिया ना तो एग्जामिनर बिल्कुल गलत कर देगा, मतलब गलत तो क्या ही करेगा, -1 मिल जाएगा, फिर खुशियां मनाना बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डालते हो आप, ठीक है जी, तब आप देखते हो N+L रूल, इलेक्ट्रॉन आते वक्त रूल फॉलो होते हैं, जाते वक्त नहीं। जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन होगा वही पहले निकलता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, ठीक है जी, ध्यान रख लेना इस बात का। ठीक है जी, क्या बात पल्ले पड़ रही है? अरे जब क्लास में आते हो तब रूल होते हैं, कुछ फॉलो किए जाते हैं, एक एक रोल नंबर वाइज आप बैठते हो बेंच के ऊपर। पर जब क्लास की छुट्टी होती है, जो 2 दरवाजे के पास बैठा होता है, अरे वही पहले निकलेगा ना, अरे समझ तो लो। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो सबसे पहले निकलता है आउटर मोस्ट शेल में से। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर आउटर मोस्ट की बात करें, बताओ थर्ड और फोर्थ में कौन आउटर मोस्ट है? बच्चा बच्चा जानता है, फोर्थ इज द आउटर मोस्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। क्या बात चमक रही है? जल्दी से बोल, क्या बात चमक रही है? बहुत बढ़िया, आओ जरा। तो ये गलत हो गई, आप क्योंकि गलत ना करो तो मैं इसको भी एक जगह पे लिख देता हूं, ये इसको हटा देते हैं, यहां से समझ जाना, ठीक है। ये गलत कर सकते थे अपन, इसीलिए मैंने गलत भी लिख दी। आइए आंसर सही वाला लिखते हैं। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी, जल्दी से लिखेंगे। आर्गन 18, अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आर्गन 18, उसके बाद क्या आएगा? 4s0 एंड 3d4, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा? आर्गन 18, जल्दी से बोलेंगे भाई, आर्गन 18, ठीक है, 4s0, बोलो 4s0 3d10। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा भाई? आर्गन 18
4s0 एंड क्या आ जाएगा 3d6। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या आएगा बेटा आर्गन 18 4s0 एंड जल्दी से बोलो 3d5। बातें क्लियर है? क्या बात पल्ले पड़ रही है भैया? मेरे जल्दी से बोल। ठीक है, अगर किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हुआ तो वो क्या है डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करके दिखा दिया आपको, आगे से आप समझ जाओगे। आइए जरा डी लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है जी, सिमिलरली यहां पे भी 5 डी ऑर्बिटल्स रहे होंगे। आई थिंक सभी को क्लियर है चीजें। ठीक है, तो बताओ जरा इसके अंदर तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं पहले के अंदर 1 2 3 4। यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा? देखिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो आपको बिल्कुल महसूस हो गया होगा कि यहाँ पे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो आओ हम एक बार सभी का बना लेते हैं। तो दिस इज 3d6, दिस इज 3d5। तो हर किसी के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसके अंदर नहीं है भैया, अभी इसके अंदर नहीं है। 3d10 देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको आंसर मिल चुका है? अगर इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जिंक 2 पॉजिटिव कैसा हो गया है बेटा जी? डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या आ चुका है मुन्ना तेरा? दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव। तो क्या तेरे को समझ आया? 5 क्वेश्चन 2025 के अंदर इस BIC बेसिक इनऑर्गेनिक से आ रखे हैं। मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स, PUCT यूजी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 120 मार्क्स में से 10 मार्क्स ये अकेला चैप्टर होल्ड करते। तो सोच कितना इंपॉर्टेंट है। क्या बात पल्ले पड़ रही है? आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है जी, आइए जरा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से बेटा जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर गुडोलिनियम। ठीक है जी, 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, बातें क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं, इसके जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। ये है एक केस एक्सेप्शनल का जो तू बोल सकता है बेटा। वैसे एक्सेप्शनल होता नहीं है, रीजन इसका भी है, पर हाँ ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जो तेरे को याद ही होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन याद ही होनी चाहिए। पर फिर भी मैं एक तरीका भी बताऊंगा याद करनी कैसे। तो असल में क्या होता है, बहुत आराम से सुनना, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, बड़ी आसान सी चीजें बेटा, बहुत इजी चीजें होती हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं होती इसके अंदर। आइए जरा। तो असल में अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जी, वो होती है ज़ीनॉन 54। ठीक है, बहुत आराम से सुनना। 6s2। ठीक है जी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 4f7 5d1। क्या बात पल्ले पड़ी? दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, पर होनी क्या चाहिए? तेरे को एक चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, उसको ऑप्शंस को मत देख, वो तो गलत भी दे रखी हैं। ठीक है, मैं भी तेरे को बताऊंगा कौन सी ऑप्शन है और कौन सी गलत भी दे रखी है, ऑप्शन सही नहीं दे रखी पूरे तरीके से। पर जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मैं रेड से लिख के दे रहा हूं, तो अपने को यही लगता होता है कि सर ज़ीनॉन 54। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर लिखनी आती है। ठीक है जी, उसके बाद आप लिखते हो कि 6s2, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, काम करते हैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। सर 4f में 8 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, ये ऐसा क्यों कर दिया? असल में ये आनी चाहिए थी, पर ये होती नहीं है। ये क्या थी? एक्सपेक्टर थी आपकी, एक्सपेक्टर, बट ये है रियल। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी होती है, ये मैं लिख दूं, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है। बहुत आराम से सुनना, इसका भी रीजन होता है, मैं तेरे को बता देता हूं, तो बहुत आराम से सुन बेटा। ठीक है, असल में देख, मैंने बोला तेरे को, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं बेटा जी, वो क्या होती हैं? स्टेबल होती है। हर कोई चाहता है जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। बहुत आराम से, ये कौन से अलग हैं आपसे? अरे आप जैसे ही तो हैं, ये भी एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए तो अगर देखेगा बेटा, तो यहाँ पे 6s2 एक तो बहुत अच्छे से आनंद मान रहा है, मतलब ठीक है जी, 6s2 है, यहाँ पे फुली फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मिल रही है। पर ऊपर अगर तू देखेगा 4f8 है, वो स्टेबल नहीं है मुन्ना। क्या है वो? स्टेबल नहीं है। और अगर ऐसे ही बनाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ऐसे लिखेगा इस फॉर्म में, तो 4f7, तो इसको क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। इट इज हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अरे क्या बात पल्ले पड़ी तेरे को बेटा, जल्दी से बोल डाल, जल्दी से बोल डाल। तो इसके लिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये होता है एक्चुअल आंसर। अब तेरे को 4 ऑप्शंस आ गई। मान ले तू भूल गया बेटा, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये सारी चीजें भूल गया, तेरे को कुछ याद नहीं रहा, तो एग्जामिनर तेरा काम अपने आप सॉल्व कर देगा। ठीक है, तेरे को बस इतना पता होना चाहिए 6s अपने पास 64 की है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी अगर थोड़ा सा याद रह गया तेरे को, तो ध्यान रखना तूने
दो चीजें स्टेबल बननी चाहिए, कम से कम दो चीजें कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होनी चाहिए। यहाँ पे देख सिर्फ 6s2 की वजह से स्टेबल है, बहुत बढ़िया। 6s2 की वजह से, यहाँ तो 6s1 है, तो इसको तो ऐसे ही काट दे, स्टेबिलिटी आई नहीं। देख ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है किसी भी वजह से वो स्टेबल ही नहीं हो रही, तो इसको तो दूर से ही काट दे, ले काट दिया। सी ऑप्शन तो ऐसे ही करेंगे, बाकी को भी कैटेगरी में रख ले, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो ऑप्शन गलत है, एक्चुअल में जो पीयूसीटी में दे रखे यहाँ पे 6s2 भी लिखना चाहिए था, पर उसने लिखा नहीं, तो अपने आप से लिख ले, ठीक है। तो इन सभी के अंदर 6s2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या दूसरी चीज कोई फैक्टर स्टेबल कर रहा है इसके अंदर, जो अगर सिंपल बात के देखेगा तू, तो यहाँ पे 4f7 आ रहा है बेटा जी, तो इसको रख लेगा। बहुत आराम से सुनना जरा, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ चुका है तेरा, डी आंसर आ चुका है, बहुत इजीली, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन को तो इजीली भी काट सकता था, दो स्टेबल चीजें आनी चाहिए थी, बाकी ऑप्शन भी बहुत आराम से कट जाएंगी तेरी। ये देख तेरी ऑप्शन पड़ी है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अपने दिमाग में रख लेना, और जो बच्चे अपन से पढ़ रहे हैं उनको अपन ने एक प्रॉपर चार्ट दे रखा है ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है जी, जिसके अंदर अपने और भी जो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है और भी आ सकती हैं, उन सभी को एक चार्ट के अंदर ही बनाया। मतलब जितने भी केमिस्ट्री की वो कॉन्फ़िगरेशन है 5-10, चाहे वो लेंथेनाइड की है, चाहे वो एक्टिनाइड्स की हैं, चाहे जो वो इनमें से है कोई भी, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से या किसी और एलिमेंट की, वो सभी एक पेपर के ऊपर आपको मिल रखी है ऑलरेडी, उसी में से क्वेश्चन आएगा भैया, ठीक है जी। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने रीजन भी बता दिया ये सेक्शनल बिहेवियर होता क्यों है। आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर वो बढ़ जाते हैं, हम बहुत इजीली बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा जी, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम, ठीक है जी, जिंक अपने पास एटॉमिक नंबर 24। क्या यही क्वेश्चन 25 में भी आया है और देखो 23 में भी आया है। Z = 24 क्रोमियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखी है आपको, बच्चा बच्चा जानता है मुन्ना, बच्चा बच्चा। क्रोमियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, अभी तो बताया था मैंने क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अभी करा था हमने, आर्गन 18 4s1 3d5। अगर क्रोमियम पूछ रखा है तो भविष्य का क्वेश्चन क्या हो सकता है, VKQ क्या हो सकता है, कॉपर पूछ सकता है भैया तेरे से, क्या पूछ सकता है वो, कॉपर पूछ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो बताओ जरा आंसर क्या आ जाएगा, क्या पहली ही ऑप्शन आंसर है बेटा, पहली ही ऑप्शन आंसर है अपनी, जल्दी से बोल डालो। तो आंसर आ चुका है आपका, बहुत बढ़िया। क्या आगे चल दें, जल्दी से बोलो, चल देंगे आगे, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल, एन शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन काफी टाइम हो गया आया नहीं है, तो आ सकता है भैया, बहुत इजीली देखना। दो फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास, ठीक है, शेल के अंदर निकालने के। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन nth शेल, ये वाले n से मतलब मान लेना, ठीक है, कोई भी n शेल हो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है n की वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है ना शेल की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द स्मॉल n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी एक एक बच्चा जानता है यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते होते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन nth शेल, बेटा ये वो कितने हो सकते हैं, जल्दी से बोल डालो, दैट इज 2 into n स्क्वायर। कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत। तो आइए जरा, अगर अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर इजीली आ जाएगा। और हम जानते हैं n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 ऐसे, 1 हो तो k शेल बोला जाता है इसे, ठीक है, 2 हो तो l शेल बोलेंगे, 3 हो तो m शेल बोलेंगे, 4 हो तो n शेल बोलेंगे। तो यहां से हमें एकदम क्लियर हो चुका है बेटा जी कि जो n शेल के लिए स्मॉल n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो यहाँ पे 4 को पुट कर दो, ठीक है जी, 2 into 4 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी से बोल डालो भैया, कितना आ जाएगा बोलो, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लो 32 कहां पे दे रखा है, सो दिस इज द आंसर। आई थिंक चमक रही है चीजें, बोलो भी चमक रही है चीजें। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हल्का सा बढ़ जाते हैं। फिर से ये देखो 25 में रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, ये यहां पे पूछ रखा है 2022 के अंदर। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्पेशियल ओरिएंटेशन को। ये देखो गलत है क्या, साइज ना मुन्ना ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ना मुन्ना ना, बिल्कुल भी गलत बात है ये तो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गलत बात। तो आंसर क्या है बेटा जी, डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज स्पेशियल ओरिएंटेशन को बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बहुत इजीली आपको चीजें पल्ले पड़ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बेटा जल्दी से, एकदम जल्दी से। Which of the following have magnetic moment of 4.89 बोहर मैग्नेट्यूड। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर मैं थोड़ा सा अंदाजा सा लगवाऊं
तो बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की बेसिकली मैं बातें करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है दैट इज √NN+2 बोहर मैग्नेट। यहाँ पे जो n है इट रिप्रेजेंट्स दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना? मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करके हम पता लगा सकते हैं किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट। इतनी चीजें तो पता है ना आपको, अरे जल्दी से बोलो भाई, बातें क्लियर है? तो आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं बेटा। ट्रिक ये है, जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है वो कितनी है 4.89 बोहर मैग्नेट। कोई भी आंसर गिवन हो आपको, कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट हो, बहुत आसान होता है ये निकालना, बहुत ही आसान होता है। आपने एक सिंपल काम करना है, जो डिजिट से पहले वाला नंबर है उसे देखो, उससे देखो क्या 4 है तो पक्का ही इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो कितने होने चाहिए 4, तभी ये आंसर आएगा। तो हमें वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे होंगे 4 आ रहे होंगे। तो ट्रिक क्या है, जो भी वैल्यू दी हो मैग्नेटिक मूवमेंट की उसका डिजिट से पहले वाला नंबर देखो, जितना वो होगा उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के अंदर होने चाहिए, वही होगा एक करेक्ट आंसर। ये बातें क्लियर है? तो अब हमें क्या पता कराएंगे, हम एक एक करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, और वही क्या होगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें चमक रही होंगी। क्या बातें क्लियर है? बोलो फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करो। अगर पीछे भी लिख के आए तो मैं डायरेक्ट आंसर से लिखूंगा, आप कॉन्फ़िगरेशंस को मैच कर लेना। क्या बातें क्लियर है? जल्दी से बोलो, बताओ सभी की। क्या क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन यही आई है जो मैं लिख रहा हूं? आर्गन 18 4s0 3d4, जल्दी से बोलने का भी, ठीक है। सिमिलरली मैंगनीज 2 पॉजिटिव की यही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं लिख रहा हूं, मैच करो, जल्दी से मैच करो। आर्गन 18 4s0 3d5, बहुत बढ़िया, कोबाल्ट की मैच करिएगा। आइए जरा, क्या यही सबकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? आर्गन 18 4s0, ठीक है जी, 3d7। सिमिलरली निकल आर्गन 18, ठीक है जी, 4s0 3d8। आइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं? बहुत आसान है बेटा, कुछ करना नहीं है, बड़ी आसान चीजें हो जाती हैं जिंदगी में, आसान है भैया, बहुत आसान है। तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल, जल्दी से बोलो ना, 5 ऑर्बिटल। आइए कॉपी मार लेते हैं। आई होप आपको चीजें तो बहुत आराम से पल्ले पड़ ही रही हैं। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से बोलो, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आपको ऐसी आंसर तो चमक गया होगा वैसे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने बने हैं? 1 2 3 4 5, 3d7। क्या ऐसी कहानियां आ रही होंगी? जल्दी से बोल डालो, ठीक है। 3d8 के अंदर कैसे भरोगे? ऐसी ही कहानियां आ रही होंगी, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कितनी वैल्यू आई है? n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे भी, आई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 4, बहुत आराम से। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड 5, यहाँ पे कितने हैं भैया 3, यहाँ पे कितने हैं 2। क्या आपको ट्रिक से क्लियर है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? डिजिट से पहले वाले नंबर के बराबर आने चाहिए, दैट इज 4। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्रोमियम। क्या बातें क्लियर है? चमक गया आंसर। चाहे आप काउंट करके देख लेना फॉर्मूला के अंदर पुट करके, तो आंसर इसी आ रहा होगा। क्या बातें क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलो, बातें क्लियर है? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बेटा। विच ऑफ दी, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको मैं बोल देता हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। ये MBQ है, दैट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये भी अपन ने यहीं पे ले रखा है, क्या पता ये रिपीट हो जाए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है जी। थोड़ा सा हल्का सा है ये, जनरल बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स आर जनरली यूज्ड टू मेक सुपर कंडक्टर? कौन यूज किए जाते हैं? वो किए जाते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको भी अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना होता है, क्योंकि सभी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी अपन अगर बोले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपने पता करना है, ठीक है जी। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एमबीक्यू है, दैट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, लंबी छोटी बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इफ n इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नीट के अंदर भी आ रखा है पहले, ठीक है। ये जेई के अंदर भी आ रखा है भैया। ये आपका अब देखो पीयूसीटी यूजी में भी 2021 में आ रखा है, ठीक है। नीट में भी, जेई में भी, पीयूसीटी यूजी में भी। क्या पता ऐसा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक है। बहुत आराम से सुनना जरा, देखिए जरा, जहां मतलब स्टेट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, हल्का सा वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी फॉर्मेट अगर सेम भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसी स्टेटमेंट चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इफ n is equal to 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। याद करो ये किससे रिलेटेड है, तो यहां से सर हमें समझ आता है ये टॉपिक है रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, तो सर इतनी बात हमें पल्ले पड़ी। उसके अंदर भी ये सीक्वेंस में जमाना सबसे पहले रूल ने बताया था, दैट इज अबाउ रूल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स के अंदर कि जिनकी एनर्जी सबसे कम है वो पहले, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद के अंदर भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पता किया था कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा, वो एक रूल हुआ करता था, दैट इज अवर बोहर-ब्यूरीज रूल। क्या बोलते हैं बेटा जी, जल्दी से बोलेंगे, बोहर-ब्यूरीज रूल, या जिसे हम एक और नाम भी देते थे बेटा जी n+l रूल। ये क्या कहता था कि lesser the value of n+l for an orbital, lesser will be its energy, but if n+l की वैल्यू क्या आ जाती थी दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम, देन चेक वैल्यू ऑफ n, ये बोलता था ये चीज। तो n की वैल्यू जितनी कम एनर्जी उतनी कम, मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, n+l की वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी ऑर्बिटल्स की। ठीक है जी, और जितनी जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरा जाएगा। और यहाँ पे अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाया करती थी। बातें आई थिंक आपको चमक रही होंगी, बहुत अच्छे से चमक रही होंगी। ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए थी इतनी चीज। बातें क्लियर है? आइए अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, आओ जरा। तो ऐसे इस केस में मैं लिख दूं तो यहां पे आएगा 6s, अरे बोल तो दे भाई, यहां पे आएगा 6p, बहुत इजी, यहां पे आएगा 5d, यहां पे क्या आएगा 4f, ऐसे यहां पे लिख बेटा 6s, ठीक है जी, 4f 5d। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज आपने अगर कर लिया होगा तो आपको पहले दूसरे ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत इजी, पर मैं एक बार करके दिखा रहा हूं आपको सारा कि करना कैसे है। ठीक है जी, तो यहां पे भी लिखो बेटा 6s, 6 में से एक कम कर दिया तो 5d, ठीक है, यहाँ पे 4f, ठीक है, 2 कम कर दिया 6 में से, और यहाँ पे 6p, बहुत बढ़िया, 6s, ठीक है जी, बोलिए जल्दी से बोलिए, यहाँ पे 4f, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, जल्दी से बोलो, 6p, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5p। क्या इजीली क्या समझ आ रही है चीजें, बोलो जल्दी से बोलो, समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखो जरा, n+l की वैल्यू देखना शुरू करो, 6s, s आपको पता होना चाहिए, l 0 1 2 3 s p d f, इतनी बातें आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो 6 + 0 6, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 दैट इज 7। पर अब ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल सही बात है, ये तो पहले ही भरा जाना चाहिए था, कोई गलत बात नहीं है, पर इन तीनों की वैल्यू n+l की सेम आ चुकी है। तो अब हमें क्या देखना है कि लेसर द वैल्यू ऑफ n लेसर विल बी इट्स एनर्जी, तो कायदे से 4f पहले होना चाहिए था। आइए जरा इसको फिर काट देंगे, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्या समझ रहे हो, नहीं हो सकता। उसके बाद नीचे से ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। आइए 6s, बहुत बढ़िया बात है, आओ यहाँ पे भी n+l की वैल्यू लिख लेंगे। तो इसके लिए कितनी आ रही होगी, जल्दी से बोलो, 6, इनके लिए 7 7 7। तो यहाँ पे आप बहुत आराम से देख पा रहे हो कि 4f लिख दिया, अरे बहुत अच्छी बात, ये अच्छी बात, ओहो, ये अच्छी बात, ओहो। उसके बाद 4 के बाद 5 आना चाहिए था, क्योंकि n+l की वैल्यू सेम आ चुकी है, तो ये गंदी बात, काट दो इसको। क्या बात है क्लियर? आइए सी ऑप्शन को निहारना शुरू करें फिर से। आपको पता है इनकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 6 आ रही होगी, इन सभी के लिए 7 7 आ रही होगी वैल्यू n+l की। ठीक है, तो यहीं पे लिख दिया मैंने, स्पेस थोड़ी सी कम है। आइए फिर से चेक करते हैं अच्छी बात या गंदी बात। तो बताइए, ये 6s पहले लिख दिया, अरे बहुत बढ़िया, उसके बाद 4f लिखना चाहिए था, ये गंदी बात कर दिया इसने, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ठीक है, इनके लिए 6 आना चाहिए था, n+l की वैल्यू 7 7 7। उसके बाद अगर 7 वैल्यू सभी की n+l की सेम आ रही है, तो यहाँ पे देखो n जो सबसे छोटा है वो पहले भरा गया, देन जैसे जैसे n बढ़ रहा है एनर्जी भी बढ़ रही है। क्या बातें क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसी के साथ हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप यूज करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और पीयूसीटी यूजी को फोड़ोगे। ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस के साथ। ओके बेटा।